सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले सीआरपीसी के फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा ये है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने सेक्शंस है, कितने शेड्यूल्स है, कितने चैप्टर्स है। तो सीआरपीसी में आपको टोटल जो आपके सेक्शंस है वो है 44 सेक्शंस है, 37 यहाँ पे चैप्टर्स है और 2 यहाँ पे शेड्यूल है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन नंबर 1 जो कि हर एक्ट का वही होता है, शॉर्ट टाइटल होता है और उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये जो आपका जो एक्सटेंशन है आपका ये होल ऑफ इंडिया में आपका ये एप्लीकेबल होता है सीआरपीसी, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर था वहाँ पे, लेकिन अब जो वो है जम्मू कश्मीर में अब आपका एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका पुराना बेयर एक्ट है तो वहाँ पे उसे आप एडिट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कब से एप्लीकेबल हो रहा था। यहाँ पे आजकल एग्जाम से पूछे जा रहे हैं बहुत रिसेंटली यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में कब से एप्लीकेबल हो रहा है सारे लॉज। तो 31 अक्टूबर 2019 से जो लॉज है वो एप्लीकेबल हो रहा है जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है। तो ये सीआरपीसी आपका होल ऑफ इंडिया में होता है आपका एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोविज़ो है, वो बता रहा है कि जो सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 उसे छोड़ करके, चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 जो है उसे छोड़ करके बाकी सीआरपीसी का कोई भी प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। कहाँ नहीं अप्लाई होगा? तो नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में। बस इतना ही वहाँ पे जानना है कि सीआरपीसी के कोई भी प्रोविज़न जो है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं है, सिवाय किसके एक्सेप्शन किसको छोड़ के 8, 10 और 11। सिर्फ 8, 10 और 11 ही सीआरपीसी के जो है चैप्टर्स वही एप्लीकेबल होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरियाज़ यहाँ पे कई बार पूछा जाता है यहाँ पे एग्जाम्स में कि ट्राइबल एरियाज़ कहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है पैरा 26 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ तक बात होप सो के क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 जो कि है हमारा ये है डेफिनेशन क्लॉज। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए जितना करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई बार मतलब एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे एग्जाम्स में। हर एग्जाम्स में एक या कभी कभी 2 भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए जो भी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 2A में बेलेबल ऑफेंस। नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे ऐसे ऑफेंस है जहाँ पे क्या हो, एक्यूज्ड को बेल का राइट हो, उसे बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। एक सेकेंड में देख लो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऑफेंस है जहाँ पे एक्यूज क्या बिल का राइट है, उसे बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पे बी है चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज यहाँ बी में तो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। वैसे ही चार्ज कहाँ पे पूरा दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर 17 होगा ये, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 211 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 17 से दिया हुआ है चार्जेस। तो चार्जेस होते क्या है? तो जब किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई ऑफेंस किया है, किसी एक्यूज ने, तो क्या करेगा उसको? फिर वो बनेगा ना चार्जेस कि हाँ इसने ये किया है, कि इसने मर्डर किया है, या इसने रेप किया है, या इसने थेफ्ट किया है। तो जो भी इस ऑफेंस का नाम होगा, सेक्शन नंबर होगा, उसे जब वो वहाँ पर लिखा जाएगा उसे ही चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। कि ये चार्जेस इस पर लगे हैं। हम लोग सुनते हैं भी आम भाषा में कि क्या क्या चार्जेस लगे, तो वही चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2B में चार्ज दिया हुआ है, और वैसे यहाँ इसका जो प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ है, तो चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन नंबर 211 से 224 तक होगा, ठीक। उसके बाद करते हैं यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से सीधे सीधे समझिए हम यहाँ पे, कॉग्निजेबल ऑफेंस से सीधे सीधे समझिए कि वैसे ऑफेंसेज जो कि सीरियस नेचर के होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कि थोड़े हीनियस है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, जो कि सीरियस नेचर के है, उसे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। तो ये 2C में दिया गया है। तो वैसे ऑफेंस है जहाँ पर किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के भी उसे अरेस्ट कर सकता है वहाँ पे वो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तो ए में हो गया बेलेबल ऑफेंस, बी में हो गया चार्ज। ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे याद हो जाता है। इसको किसी 1-2 को पकड़ लीजिए, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस याद कर ही लीजिए इसको किसी भी तरह, ठीक। ये वाला सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि चार्ज और कॉग्निजेबल ऑफेंस ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा, ठीक। ए में बेलेबल ऑफेंस है, सी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ठीक। और बी में चार्ज ऑटोमेटिकली फिर याद हो जाएगा आपका, 2 याद हो जाएगा आपका ये यहाँ पे, तीसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। खैर वो आपका वो है कि आप इसे कैसे याद करते हैं। उसके बाद करते हैं हम लोग कंप्लेंट। अब यहाँ पे कंप्लेंट जो है यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ पे चाहूँ तो मैं बता के निकल सकता हूँ कि कंप्लेंट सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि मीन्स एनी एलिगेशन 2D में दिया गया है कंप्लेंट, कि मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। कि जहाँ हम लोग कोई एलिगेशन लगाते हैं कि हाँ इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी कर दिया, या ओरली दे रहे हैं या राइटिंग में दे रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट को जाके बता रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक।
जो कि पुलिस रिपोर्ट नहीं है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, यहाँ पे बस इतना ही लिखा गया है। अब इससे हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि क्या है पुलिस रिपोर्ट, इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली देखते हैं। अगर हम लोग वेट ए सेकेंड, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको कि कंप्लेंट क्या हो रहा है, ये पुलिस रिपोर्ट क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है पुलिस रिपोर्ट का कंप्लेंट में, ठीक है। इंक्लूड क्या कहना क्या चाह रहा है कि 2D, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा ही मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे हम लोग, लेकिन कोशिश करेंगे हाँ काफ़ी चीज़ समझ जाए यहाँ पे। तो देखिए, जब कोई ऑफेंस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो बंदा एफआईआर करेगा, या कोई बंदा एफआईआर करेगा, या जाके वो सीधा क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा मैजिस्ट्रेट को। अब एफआईआर जो होता है ये पुलिस ऑफिसर के पास जाके होगा, ठीक है। कंप्लेंट जो है हमेशा मैजिस्ट्रेट को ही होगा, ये बात आपको याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखते क्या होगा, तो पुलिस के पास क्या, कोई ऑफेंस हुआ, अब ऑफेंस होने के बाद क्या होगा, एफआईआर करेगा। अब पुलिस ऑफिसर के पास जाके पुलिस ऑफिसर फिर क्या करेगा, उसका पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, पीआर, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बनाएगा। अब फिर पुलिस उस पुलिस रिपोर्ट पे उस पुलिस रिपोर्ट पे क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा आपका, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 191B में। अब देखिए मैं छोटा सा मैं 190 को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ ताकि कंप्लेंट समझ में आए कि कंप्लेंट है क्या, ठीक। तो सेक्शन नंबर 190 में हम लोग देखेंगे तो कॉग्निजेंस के बारे में है। तो कॉग्निजेंस वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो वो 3 तरह से ले सकता है, या तो वो ले सकता है यहाँ पे कंप्लेंट पे कि अगर कोई आया, अब देखिए यहाँ से जो ले रहा है कि कोई बंदा गया सीधा जाकर मजिस्ट्रेट कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो वहाँ जो कॉग्निजेंस ले रहा है वो 191 के ए से लेगा, ठीक है। तो 191 के ए से लेगा कि कोई बंदा गया वहाँ पे कंप्लेंट किया, मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसका कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन अगर कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के पास ना जाकर क्या जाता है, पुलिस के पास जाता है, अब पुलिस क्या बनाएगा, पुलिस का पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उस पुलिस रिपोर्ट पे क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन वो लेगा 191B के तहत लेगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। और 191C भी है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट खुद से ले सकता है, सियोमोटो, मतलब कोई कोई ऑफेंस हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, मैजिस्ट्रेट ने सियोमोटो खुद से कॉग्निजेंस लिया। तो 1A, B और C तीनों क्लियर है। ए में क्या हुआ कि किसी बंदे ने मैजिस्ट्रेट को जाकर कंप्लेंट किया है, वो उस पर कॉग्निजेंस ले रहा है। बी में क्या है कि किसी बंदे ने पुलिस ऑफिसर के पास गया है, पुलिस ऑफिसर ने उसका पुलिस रिपोर्ट बनाया है, उस पुलिस रिपोर्ट भी लिया है कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने, तो 190B में आएगा। और 191C में है कि सियोमोटो जब मजिस्ट्रेट लेता है कॉग्निजेंस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन का। देखिए यहाँ पे 2D का एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि एक रिपोर्ट मेड बाई पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, होप सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन बताया कि अगर कोई रिपोर्ट है, मतलब पुलिस मतलब कोई बंदा गया पुलिस के पास, उसने जाके जो बोला वहाँ पे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ ना तो पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो वहाँ पे उसको क्या माना जाएगा, वहाँ से एक तरह से कंप्लेंट माना जाएगा। और एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम टू ए कंप्लेनेंट, ठीक है। तो अगर कोई बंदा गया जाके बोला कि ये ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अब बंदे वहाँ पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस रिपोर्ट बना दिया, लेकिन वहाँ पे जो माना जाएगा उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि नहीं कॉग्निजेबल नहीं था, वो नॉन कॉग्निजेबल था, तो फिर क्या होगा, उसे फिर कंप्लेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये बताया गया है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने डेफिनेशन पार्ट पे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, ये भी हो गया था, हाँ। 2D मैंने बता दिया कंप्लेंट यहाँ पे, तो कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट को होगा। अब बात करते हैं इंक्वायरी, 2G, वेट ए सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे 2G इंक्वायरी, वेट ए सेकेंड यार, ये ठीक है। अब 2G बात करते हैं इंक्वायरी के बारे में। अब इंक्वायरी क्या है, अब जितने भी हम लोग ये वर्ड सुन रहे, इंक्वायरी हो गया आपका, इंक्वायरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सब क्या, ये सब प्री ट्रायल की चीज़ें, ठीक है। मतलब ट्रायल का भी स्टार्ट होगा। ट्रायल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एविडेंस वगैरह हम लोग वहाँ पे ओथ पे लिए जाते हैं, उसे ट्रायल बोलते हैं। लेकिन ट्रायल से पहले जितने चीज़ें होते हैं उसे प्री ट्रायल बोलते हैं। इंक्वायरी हो गया, आपका कंप्लेंट हो गया, आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सब प्री ट्रायल चीज़ें। अब इंक्वायरी क्या होता है, तो इंक्वायरी जो दिया हुआ है वो 2G में दिया हुआ है। अब 2G दिया हुआ है कि मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ये सब चीज़ कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, अदर देन अ ट्रायल, मतलब ट्रायल को छोड़कर, ट्रायल से सब पहले होता है, ठीक है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। यहाँ पे जानने का चीज़ हम लोग बस यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंक्वायरी करता कौन है, तो इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट ही करेगा या कोर्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, ठीक है।
वो भी अगर अगला नेक्स्ट वही आने वाला है, ठीक। तो इंक्वायरी कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2H, आगे इन्वेस्टिगेशन। अब वही मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन करता है कौन करता है, तो पुलिस ऑफिसर करता है। कभी भी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पे 2H में पढ़ेंगे तो अदर दैन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हमसे कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। कब करता है, मैंने बता दिया कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई बंदा FIR कराया है पुलिस ऑफिसर के पास जाके, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करेगा, फिर वो पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे ये हो गया इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर है 2I में दिया हुआ है जुडिशल प्रोसीडिंग। तो जुडिशल प्रोसीडिंग मतलब वही कि जहाँ पे ऐसा प्रोसीडिंग जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन एन ओथ, उससे क्या बोलता है, जुडिशल प्रोसीडिंग बोलते हैं। सिंपल से बात है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल सी बात है, नॉन कॉग्निजेबल का उल्टा होगा। तो कॉग्निजेबल होते कैसे होते हैं, थोड़ा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़े लेस सीरियस होते हैं, तुम्हारे हीनियस ऑफेंसेस नहीं होता है, ठीक। छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गया। तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स है वहाँ वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए उनको वारंट चाहिए, ठीक। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ऑफेंस। अब ये भी पूछ सकता है कई बार, यहाँ पे सिर्फ यही जानना है कि ऑफेंस दिया कहाँ पे। तो ऑफेंस दिया हुआ है 2N में दिया हुआ है। अब याद कैसे करें इसको यहाँ पे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे याद किया है यहाँ पे कि ऑफेंस होता है ऑफेंस नहीं करना है, ऑफेंस नहीं करना है, तो N से आ गया नहीं, ठीक है। तो ऑफेंस नहीं करना है तो ये N में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये O से ही होगा। तो यहाँ पे ये O से आ गया, ठीक। तो ऑफेंस नहीं करना है N में आ गया, ऑफिसर इंचार्ज O में आ गया। अब ऐसे धीरे धीरे करके याद करते जाएंगे तो सारे याद हो जाएंगे आपके, ठीक। उसी तरह यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग के थे इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 2D में कंप्लेंट था, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस था। 2C 2L को या दोनों को साथ ही लिख दीजिए तो, ठीक है। तो 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस था और 2L में आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो है तो R हो गया पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ देखिए जो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में आपको, ये वही सब काम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या रिपोर्ट आ रहा है, तो पुलिस रिपोर्ट, तो ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, ये भी याद करना आसान है कि R से रिपोर्ट, ठीक है, R से। हालांकि वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया याद करने के लिए R से रिपोर्ट, ठीक है। तो R से रिपोर्ट याद कर सकते हैं। अब रिपोर्ट क्या था, तो वही रिपोर्ट था कि जब कोई बंदा गया इन्वेस्टिगेशन FIR लिखवाया, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो फिर क्या बनाएगा पुलिस, उस पर रिपोर्ट बनाएगा, उसी को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। ये यहाँ पे 173(2) में दिया हुआ है, ठीक है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो 173(2) में आपका फिर वो आपका पुलिस रिपोर्ट आपका तो वो देगा, ठीक। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे 2U में आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है। अब इसी से रिलेट करके एक और चीज़ पढ़ना है कि इसका अपॉइंटमेंट कहाँ दिया हुआ है। तो इसका अपॉइंटमेंट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 24 में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे सम्मन केस, वारंट केस और एक विक्टिम, ये 3 बच गए यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पहले सम्मन को और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए वारंट केस क्या होता है यहाँ पे, पहले वारंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक। वारंट केस ऐसे होता है कि वारंट केस क्या होता है, जहाँ पे वारंट निकलता है आपका सम्मन में, आपका सम्मन आपको बुलाया जाता है, ठीक है। वारंट केसेस आपके मतलब उसका वारंट निकल गया है, ठीक है। थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा हीनियस आपके जो क्राइम होते हैं उसको बोलते हैं वारंट केसेस आपके बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वारंट केसेस बोलते हैं। जहाँ पे आपको छोटे से आपके मतलब लेस सीरियस क्राइम होते हैं वहाँ पे सम्मन केस आपका इशू होता है वहाँ पे, ठीक। तो वारंट केस उसको बोलते हैं जहाँ पे इम्प्रिजमेंट क्या होता है 2 ईयर से ज़्यादा, 2 ईयर से ज़्यादा जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं वो क्या होते हैं, वो आपके वारंट केसेस में आते हैं। तो जैसे कि उसमें LI भी आ गया, उसमें डेथ भी आ गया, तो सब क्या हो गए, वो आपके वारंट केसेस में हो गए। और उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस क्या हो गए, बाकी सारे केसेस हो गए आपके सम्मन में आ गए, ठीक। बाकी केसेस क्या हो गया, आपके सम्मन केसेस आ गए आपके, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, आई होप से क्लियर होगा ये भी। उसके बाद फिर WA में विक्टिम है आपका, बस यही जानना है कि WA में आपका विक्टिम है, ये कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ते आगे। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 है, ये बहुत ही छोटा चीज़। सेक्शन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल, आप देखना चाहें तो। सेक्शन नंबर 4 यहाँ बात करता है कि जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस हैं वो चलेंगे अकॉर्डिंग टू CRPC। कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसे याद करने का चीज़ है कि ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछता है क्योंकि कई बार कि जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस जो है मतलब कोई भी ऑफेंस है ना सिर्फ IPC का, कोई भी किसी भी लॉ में अगर ऑफेंस दिया गया है तो उसका ट्रायल जो होगा ऑफेंस का वो कैसे चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू CRPC चलेगा। ये कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, बस ये याद करना है आपको।
उसके बाद बात करते हैं सेविंग क्लॉज सेक्शन नंबर 5। तो सेविंग क्लॉज का कहने का मतलब है कि हाँ, मतलब यहाँ तो सेक्शन 4 तो ये कह रहा है कि भाई जितने भी ऑफेंस होंगे उसका जो उसका चलेगा प्रोसीजर, तो अकॉर्डिंग टू जो ट्रायल चलेगा उसका सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन सेविंग क्लॉज कहता है कि नहीं, अगर ऐसा कोई लॉ है, ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई स्पेशल लॉ बना दिया और स्पेशल लॉ में लिख दिया कि इस पर सीआरपीसी लागू नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सेविंग क्लॉज भी हो सकता है कि ठीक है यहाँ पे इस वाले पे सेविंग क्लॉज लग गया कि यहाँ पे सीआरपीसी लागू नहीं होगा। हालांकि जनरली क्या होता है कि सब पे बोलता है ये क्या है, ये सेविंग क्लॉज है, कि जहाँ पे कानून में उस मतलब लॉ में लिखा गया है कि यहाँ पे कोई स्पेशल लॉ उसमें लिख दिया गया कि इसमें सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर सेक्शन नंबर 6 से आगे, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।